लंबे चर्चा के बाद लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया और इसीलिए आज ओटीपी की सबसे पहली खबर होगी एंटी पेपर लीक बिल पास। राहुल ने ऐसा क्या बोला जो हो गया बवाल, इस पर हम बात करने वाले हैं। वहीं आज दूसरी खबर में हम बात करेंगे जेनजी फिर करेगा आंदोलन, सीजेपी का फ्यूचर प्लान एक्सपोज क्यों कह रहे हैं हम, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। वहीं आज ओटीपी की तीसरी खबर है पाकिस्तान से अलग होगा पीओजे, भारतीय सेना से मांगी मदद, स्थिति वहां पर कैसी है वो सब कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। Democracy is not safe. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. देखिए, लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल ध्वनिमत से पास हो गया। सरकार इसे परीक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाने वाला बड़ा कदम बता रही है, लेकिन जिस विधेयक पर देश के करोड़ों छात्रों की नजर थी उसकी चर्चा से ज्यादा सुर्खियां राहुल गांधी के भाषण और उस पर हुए भारी हंगामे ने बटोर ली। देखिए, वही बहस करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो कुछ छात्राओं से हुए बातचीत के आधार पर अपनी बात रखना चाहते हैं और इस दौरान उन्होंने 3 शब्द इस्तेमाल किए, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त का जिक्र किया। राहुल ने दावा किया कि ये शब्द उन्होंने एक छात्र के नजरिए को समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, किसी सांसद के लिए नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए जोरदार विरोध शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को यहां असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हंगामे के बीच राहुल गांधी ने बार बार स्पष्ट किया कि वो सत्ता पक्ष के किसी सदस्य को इडियट नहीं कह रहे हैं। इसके बावजूद सदन में खूब शोर बढ़ता चला गया। स्थिति तब और गर्मा गई जब राहुल गांधी ने अंधभक्त शब्द का जिक्र कर दिया। सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर के विरोध करने लगे और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को विधेयक पर केंद्रित रहने की सलाह भी दी थी। बाद में शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए आग्रह किया कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने दी जाए, लेकिन इडियट शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। स्पीकर ने यह अनुरोध स्वीकार किया और संबंधित टिप्पणी रिकॉर्ड से हटा भी दी। देखिए, अपने भाषण में राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि शिक्षा मंत्रालय पर पहले आरएसएस का प्रभाव रहा है और कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरएसएस विचारधारा से जुड़े लोगों के कुलपति बना दिए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में हालिया छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाने का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया था। इन आरोपों पर भी सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया लोकसभा में। राहुल के आरोपों का जितेंद्र सिंह ने चुन चुन करके जवाब दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल नहीं, लेकिन आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हसरत थी कि देश उन्हें पीएम बनाए, पीएम नहीं बन सके तो पीएम आवास के बाहर ही बैठ गए। ये बातें हुई हैं संसद के भीतर। बहस के दौरान सत्ता पक्ष को उनकी ओर से सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते नजर आए। कहा कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं राहुल। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को जेल भेजा गया था और कांग्रेस शासित राज्यों में कई पेपर लीक की घटनाएं हुई। उन्होंने राहुल गांधी को सबसे बड़ा उत्पाती बताते हुए उन पर छात्रों के सहारे राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। और इन सब के बीच दिलचस्प बात यह रही, जिस एंटी पेपर लीक बिल पर गंभीर और विस्तृत बहस होनी चाहिए थी उसकी जगह पूरे दिन चर्चा का केंद्र नेताओं के बयान बन गए। सदन के भीतर आरोप प्रत्यारोप, शब्दों पर विवाद और राजनीतिक तकरार ने विधेयक के मूल प्रावधानों को पीछे ढकेल दिया। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है और जिम्मेदारी दोनों है। वहीं सत्ता पक्ष का जवाब देना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है जहां बहस का स्तर और भाषा दोनों ही लोकतांत्रिक परंपराओं की पहचान माने जाते हैं। जब बहस का फोकस विधेयक से हटकर विवादित शब्दों पर आ जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उस मुद्दे का होता है जिसके लिए सदन में चर्चा हो रही होती है। और ऐसे में एंटी पेपर लीक बिल तो ध्वनिमत से पास हो गया, लेकिन इस पूरे सत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक सुर्खी बिल नहीं बल्कि राहुल गांधी के भाषण, इडियट और अंधभक्त वाले बयान और उस पर मचा संसद का हंगामा बन गया। अब दूसरी स्टोरी की हम बात करते हैं। देखिए, देश भर में नीट और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के हुए बड़े छात्र आंदोलन के बाद अब एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। देखिए, दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पर उचित कदम नहीं उठाती है तो फिर आंदोलन दोबारा शुरू कर देंगे। वो उनका सीधा संदेश था कि अगर सरकार नहीं मानती है और हालात में सुधार नहीं करती है तो हमें फिर आंदोलन करना होगा, हम फिर एक बार एकत्रित होंगे।
अभिजीत दीपके की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आप सुनिए। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। चलिए चलिए, नहीं ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेंजीज को उनको कौन सीरियसली लेता है? ये बयान इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार सीजेपी ने खुलकर बता दिया है कि विरोध प्रदर्शन केवल एक चरण था, जबकि असली मिशन अभी बाकी है। सीजेपी के नेताओं की पूरी राजनीति और रणनीति को देख करके तो साफ दिखाई देता है कि संगठन अब केवल एक प्रदर्शनकारी समूह बनकर नहीं रहना चाहता। उनका दावा है कि वो शिक्षा सुधार, परीक्षा व्यवस्था में बदलाव और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर के देश भर में जमीनी स्तर पर अभियान चलाएंगे। संगठन के प्रवक्ता हैं नेहा बोरा, जिन्होंने भी कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नई शुरुआत है। यहां प्रवक्ता सौरभ दास ने भी दोहराया कि संगठन युवाओं के मुद्दे को उठाता रहेगा और शिक्षा व गवर्नेंस में सुधार के लिए लगातार काम करेगा। यानी सीजेपी अब केवल विरोध नहीं बल्कि एक लंबी सामाजिक मुहिम की तैयारी करती दिखाई दे रही है। और अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि अगर छात्रों को परेशान किया गया, उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया, तो सीजेपी फिर से बड़े और शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता एक बार फिर अपनाने को तैयार है। और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को निशाना बनाया गया तो फिर संगठन जवाब देगा इसका। मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियाँ देगी, अरेस्ट की धमकियाँ देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। We will protest again if you keep harassing the students. Stop harassing the students. सुना आपने क्या चेतावनी थी। उधर सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर भी चिंता जता दी। संगठन का अब कहना है कि मौजूदा एफआईआर पर जांच जारी रखने की अनुमति उस भरोसे के विपरीत है जिसके बाद उन्होंने अपना देशव्यापी आंदोलन वापस लिया था। सीजेपी का यह दावा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया था और भाजपा सांसद कंगना रनौत की तरफ से जेंजी और प्रदर्शनकारियों पर की गई तीखी टिप्पणी पर भी अभिजीत दीपके ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गंभीरता से लेता भी कौन है। इससे साफ है कि सीजेपी अपने आंदोलन को राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर भी जारी रखना चाहता है। देखिए, अब ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीजेपी बनेगी कोई राजनीतिक पार्टी। सबसे दिलचस्प सवाल यही है। फिलहाल सीजेपी के नेता चुनावी राजनीति को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि ये प्राथमिकता है। उनका ये कहना है कि अभी उनका पूरा फोकस शिक्षा सुधार और युवाओं के मुद्दों पर है। लेकिन संगठन के नेता रांका ने भविष्य के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीजेपी आगे चल करके राजनीतिक पार्टी बन सकती है, तो उनका जवाब था कभी ना मत कहो। यानी फिलहाल राजनीति उनकी प्राथमिकता नहीं, लेकिन भविष्य में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया गया। सीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने तक उनका अभियान जारी रहेगा। उन्होंने परीक्षा विवाद के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजे, 20 जुलाई चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई की जांच और फिर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को एक बार फिर दोहराया है। सीजेपी के ताजा बयानों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संगठन अपने आंदोलन को समाप्त नहीं मानता है। अगर सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर आगे कदम नहीं बढ़ाती या फिर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो शांतिपूर्ण आंदोलन दोबारा शुरू करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार और सीजेपी के बीच में टकराव का अगला अध्याय कब और कैसे शुरू होता है। फिलहाल इतना जरूर तय है, जेंजी की राजनीति और छात्र आंदोलन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि सीजेपी इसे अपने शब्दों में पहला चैप्टर मानकर अगले चरण की तैयारी में जुट चुका है। भाई, आज ओटीपी की जो तीसरी स्टोरी है वो पाकिस्तान से है, जिस पाकिस्तान ने दशकों तक कश्मीर के नाम पर दुनिया को भाषण दिए। आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सड़कें उसके खिलाफ बगावत का मैदान बन चुकी हैं। गोलियां चल रही हैं, खून बह रहा है, इंटरनेट बंद है। लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सेना को ही अपने इलाके से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों भारतीय सेना से मदद की अपील वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और क्यों पाकिस्तान का सबसे बड़ा नैरेटिव अब उसी के कब्जे वाले कश्मीर में टूटता दिखाई दे रहा है, बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। अब लोग खोल करके पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध इतना व्यापक हो चुका है कि आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सीमित नहीं रहा, बल्कि रात में भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं अंधाधुंध। और इन प्रदर्शनों का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है। संगठन का दावा है कि सोमवार और मंगलवार के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में
30 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। जेएसी के अनुसार पहले दिन 25 और अगले दिन फिर और 5 लोगों की जान गई। संगठन का यह भी आरोप है कि गोलीबारी के बाद शवों को भी घटनास्थल से हटाया गया ताकि मौतों की जो वास्तविक संख्या है वो सामने ना आ सके लोगों के। जेएसी के प्रवक्ता हैं एसएस खान ने, जिन्होंने दावा किया है कि मीरपुर के अस्पताल को बंद कर दिया गया है और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश वहां भी की गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, क्योंकि क्षेत्र में संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और इंटरनेट बंद होने की वजह से विश्वसनीय जानकारी बाहर आना कठिन बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आई कई वीडियो भी इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें कुछ स्थानीय लोग भारतीय सेना से मदद की अपील करते दिखाई देते हैं। देखिए, एक वायरल वीडियो में एक महिला ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने उनके लोगों को मार दिया और पूरा इलाका खून से इस वक्त भर गया है। उसने भारतीय सेना से लोगों को बचाने की अपील की है। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरीके के वीडियोस की मानो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। इन आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब समाज के अलग अलग वर्ग शामिल भी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध प्रदर्शन में ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो कभी पाकिस्तान की सेना से जुड़े रहे या फिर सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में रिटायर्ड सैनिकों और अधिकारियों के भी प्रदर्शन के दौरान घायल होने का दावा किया गया। अगर ये सब कुछ सही है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकेत माना जा सकता है। पीओके में विरोध की शुरुआत जून महीने में हुई थी। शुरू में आंदोलन बिजली की बढ़ती कीमतें, आटे की उपलब्धता, महंगाई और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर के था, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की मांग में बदल गया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान भी कई स्थानीय संगठनों ने चुनाव का बहिष्कार किया था और इसे वास्तविक जनप्रतिनिधित्व से दूर बताया था। तो इंटरनेट बंद होने और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरों के बीच में मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से संचार सेवाएं बहाल करने और लोगों से शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार का सम्मान करने की मांग करती है। जेएसी ने केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि अपनी मांगों की स्पष्ट सूची भी सरकार के सामने रख दी है। और इन मांगों से साफ यहां होता है कि आंदोलन केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव चाहता है। जेएसी की प्रमुख कई जो मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगे आपके सामने रखते हैं, जिसमें मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, जजों और नौकरशाहों के विशेषाधिकार खत्म किए जाएं, ये मांग किया गया। पाकिस्तान में यहाँ बसे हुए शरणार्थियों के लिए पीओके विधानसभा में आरक्षित 12 सीट समाप्त कर दी जाए। सभी नागरिकों के लिए समान और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और छात्र संघ बहाल किए जाएं। पीओके में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाए। सरकारी नौकरियों में शरणार्थी कोटा और अन्य कोटा प्रणाली समाप्त की जाए और इसके अलावा बिजली, गेहूं, आटे को लेकर पहले किए गए सरकारी वादे लागू किए जाएं। ये मांग दोहराई गई फिर से और जेएसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी पुलिस मुकदमे वापस लिए जाएं। काले कानून और यहां दमनकारी सुरक्षा उपायों को हटाया जाए। इसके अलावा स्थानीय उत्पादन लागत के आधार पर बिजली की दरें तय होनी चाहिए। नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए और जेएसी के साथ हुए पहले सभी समझौतों को लागू किया जाए। ये प्रमुख मांग, ये लिस्ट जो हमने आपके सामने रखी। इन मांगों से एक बात तो स्पष्ट है कि आंदोलन केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार और संस्थागत सुधारों की भी मांग कर रहा है। फिलहाल पीओके में कुल मिलाकर के जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने अधिकारियों की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल पर बल प्रयोग के आरोप भी लग रहे हैं। संचार प्रतिबंधों और सीमित स्वतंत्र पुष्टि के कारण वास्तविक स्थिति का पूरा आकलन करना इस वक्त कठिन है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में असंतोष गहरा गया है। वहां की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर के उभरी हुई है। तो ओटीपी में इन खबरों पे आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।